डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी की हिदायत के बाद पार्टी अरकान की जानिब से कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटियां थी उससे मुस्ताफ़ी होने के बाद सेनेट की कायमा कमेटियों से भी इस्तीफे आना शुरू हो गए हैं। सियासी अदम इस्तेकाम अपने अरूज पे है जी और वो पाकिस्तान इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता। फिर वही बात और मतलब है कि दहशत गर्दी, मईशत, सैलाब, आफतें, ये सारी सूरत हाल और उसमें ये जो ऐड हुई है चीज़ को माशी दहशत गर्दी के साथ साथ अब ये पॉलिटिकल अनरेस्ट और सारे मामला तो ये देखना होगा हमें। खत्ते और दुनिया के हालात ऐसे नहीं हैं कि इस तरह से कंटिन्यू पाकिस्तान के जो भी मामला हैं उनको बेहतर करने की फौरी तौर पे ज़रूरत है, जो फॉल्ट लाइन हैं। दूसरी जो बात है वो ये है कि आज 24 साल हो गए 9/11 और प्रेसिडेंट ट्रम्प अभी ख़िताब उनका पेंटागन के बाद वो उनका ख़िताब होगा, ये जो मेमोरियल जो न्यूयॉर्क में है, और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आज बरसी भी। अच्छा, अब लेकिन जो वाक़यात हैं ज़रा उन पे ज़रा पहले तो बात करते हैं। पहली बात जो है वो ये है कि दो शख्सियात ग़ालिबन ऐसी हैं इस वक्त बहुत से हुक्मरानों में जिनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनके साथ क्या हुआ है, और उनको बगौर तमाम मामलात पे, वैसे तो सारे ही हुक्मरान और अवाम और पूरी दुनिया में परेशानियाँ हैं। जब प्रेसिडेंट मैक्रोन फ्रांस में आज गिरफ्तारियाँ हुई हैं, मुजाहरे, वो अपनी जगह, लेकिन ये जो कुछ ऐसे मामलात हैं जिन पे गौर करने की ज़रूरत है। देखें, दो लोग इस वक्त जो है वो काफ़ी, उनको चाहिए कि वो ज़रा सूरत हाल का जायज़ा लें। अरसर नो एक ज़रूरी है नेतन्याहू के लिए जी, और एक मेरे ख्याल से जो मैं उसमें दूसरी शख्सियत को भी मैं बीच में लाता हूँ क्योंकि वो शायद एक बहुत कुछ मिस कर गए हैं वो नेतन्याहू। बाकी कतर के अंदर जाहिर है कि समिट हो रही है इतवार को और पीर को मुख्तलिफ रहनुमाओं की, और वो सारी बात हो रही है, लेकिन उसमें एक पुरस्रारियत का फैक्टर जो है वो मौजूद है। एक पुरस्रारियत, ये जो कुछ हुआ है दोहा में, इसमें एक पुरस्रारियत का फैक्टर मौजूद है। और वो ये है कि क्या हुआ है जी, पुरस्रारियत का फैक्टर ये है कि क्या हुआ है। आज वहाँ पे जो उनकी मस्जिद में दोहा में नमाज जनाजा अदा की गई है और उसमें जो है वो 4 जो मैयतें लाई गई तो वो फ़लस्तीन के परचम में थी। एक जो है वो मैयत जब लाई गई तो वो जो है वो कतर के परचम में थी। लेकिन कोई भी जो शख्स है उसका नाम हमारे सामने नहीं आया कि ये कौन से लोग थे, कौन सी शख्सियात थी, कौन से लोग थे सारे। तो अंदाज़ा यही हो सकता, लगाया जा सकता है कि इसमें 4 जो हैं वो उनका ताल्लुक़ हमास के कोई कारकुन या उनके लोग थे, और एक गालिबन कतर के सिक्योरिटी एहलकार थे। लेकिन नेतन्याहू जो है वो इस वक्त ये सोच रहा है कि हुआ क्या है, किसने किसको डबल क्रॉस किया है या किसने किसको ट्रिपल क्रॉस किया है, क्या हुआ है। क्योंकि जो वो इमारत है जिस पे अटैक हुआ है, तो इनका वो सिल्वर स्पैरो जो मिज़ाइल है जो 1500 किलोमीटर रेंज का है, तो वो तो परवाज़ करते हुए ना उसने जो है वो सऊदी एयर स्पेस क्रॉस की है, ना उसने जो है वो कुवैत की एयर स्पेस क्रॉस की है, इराक़ की एयर स्पेस के ऊपर से भी उसका कोई क्लू नहीं मिल रहा अभी तक। एक्सपर्ट्स मुख्तलिफ, ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट एनालिस्ट देख रहे हैं, तो इमारत को अगर करीब से देखें तो उसके साथ एक गैस स्टेशन है और दूसरी बिल्डिंग्स हैं, और बिल्कुल अगर उसको हम उसकी इमारत की तस्वीर, ब्लास्ट वगैरह हुए हैं, लेकिन उस इमारत को जिसको निशाना बनाया गया, स्पेसिफिक उस इमारत को देखें, ये तो बाकी तो धुआं है ना, इस इमारत को देखें तो इसको जो है वो इस पे अब एक मिज़ाइल हिट होता है, तो ये जो है ये, अच्छा दिलाला मिज़ाइल में इसलिए कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल स्पेसिफिक, ये छोटा मिज़ाइल है और बिल्कुल जो है वो एक्यूरेटली जाके, और अगर बड़ा सिल्वर स्पैरो मिज़ाइल आ रहा है जो ईरान पे अटैक में था, तो फिर तो बहुत बड़ी
तबाही होनी चाहिए थी बहुत बड़े इलाकों में। तो एक मिसाइल जो है वो कैसे, और ये शख्सियात जो थी इनको कैसे पता चल गया? यानी ये मोसाद की तारीख़ का एक नाकाम तरीन ऑपरेशन है। मोसाद की तारीख़ का और इसराइल की तारीख़ का और शिन बेत की तारीख़ का एक नाकाम तरीन ऑपरेशन है, जिसमें उन्होंने एक अरब मुल्क के ऊपर हमला किया, कतर पे। अच्छा, कतर के ये ज़हन में रखें कि सफारती ताल्लुकात नहीं है इसराइल के साथ। जी। कई मुल्कों ने जो इसराइल को तस्लीम किया हुआ है, मुख्तलिफ एकॉर्ड्स किए हुए हैं या मुआहदे हैं उनके, कतर उनमें नहीं है। कतर के सफारती ताल्लुकात इसराइल के साथ नहीं हैं, जैसे इजिप्ट के या जॉर्डन के या बाकी अब्राहम एकॉर्ड में थे, कतर के नहीं है। कतर जो है वो एक ना कतर में कोई सफ़ीर है इसराइल का, ना वहाँ पर कोई जो है वो कतर का सफ़ीर है। इनके दरमियान जब ये सेंट कॉम मैंने बात 96 में और ये सारा 96 में, तो उसके बाद जब ये हुआ तो उसके बाद एक तिजारती अनऑफिशियल सा आना जाना कुछ ये वो, लेकिन एज सच कोई किस्म के किसी किस्म के कोई सफारती ताल्लुकात कतर के साथ नहीं है इसराइल के। पहले भी तो ये ध्यान में रखें। दूसरा ये कि हुआ क्या है फिर, ये क्या किसी ने टिप दी है कतर के हुकाम को कि वहाँ से वो मूव कर जाएं? क्या तुर्किया ने या इजिप्ट ने उनको टिप दी है या रशियंस ने दी है कि हमास की सारी क़यादत अभी हयात है? और या फिर ये है कि अमेरिकन्स ने दी है, अमेरिकन्स ने दी है टिप। ये ज़हन में रखें कि 9/11 आज है और जो प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम है, इनमें से बहुत से लोग तो मीडिया के हैं ना, तो मैं इनमें से बहुत से लोगों से कहीं ना कहीं ज़िंदगी में कहीं मुलाकात हुई होगी इनकी कोर टीम के लोगों जो हैं, तो इनमें से ज़्यादा अक्सरियत वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि 9/11 जो है वो उस दिन ज्यूज़ जैसे मतलब उनका जो मेगा ग्रुप है उनका कहना ये है कि कंस्पिरेसी में ज्यूज़ जो थे वो साथ थे, एक बहुत बड़ा हिस्सा, सारे के नहीं, सारे के सारे नहीं, लेकिन बहुत बड़ा हिस्सा जो है उसको कंस्पिरेसी थ्योरी कहता है। और वो कहता है कि कंस्पिरेसी थ्योरी यानी उनके बकौल तो नहीं, बाइडेन इंतज़ामिया के बकौल कंस्पिरेसी थ्योरी, और उस वक्त सारे जो 9/11 के बाद से लेके थिंक टैंक्स में सारे ये इन्होंने कंस्पिरेसी, लेकिन ये जो ग्रुप है वो इसको कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं कहता, जिसकी वजह से वो कुछ उसमें से जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आए, कुछ साइड पे रहे, लेकिन बहुत बड़ी तादाद ऐसी है जो उसमें कंस्पिरेसी थ्योरी कहती है और कहती है ज्यूज़ उस दिन जश्न मना रहे थे, ऐसे भी लोग हैं। अच्छा, तो टकर कार्लसन वगैरह और बहुत से लोग वो कहते हैं उस दिन ज्यूज़ खुशियाँ मना रहे थे 9/11 के दिन। अच्छा, अब मैं जो बात कर रहा हूँ उस पर वापस आता हूँ, तो हुआ क्या है, ठीक है, क्योंकि हमास की जो क़यादत है यानी खलील अल-हया, क्या उनके साहबजादे शहीद हुए हैं? क्या उनके साहबजादे शहीद हुए हैं? अभी तक हमारे पास हमास की तरफ से ऐसी कोई सोग या उनकी तरफ से ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ। हमास और अमेरिका के दरमियान डायलॉग हो रहा है बराह रास्त, अभी भी खबर सुन लें कि हमास और अमेरिकन के दरमियान, हाँ, इधर ये सारे नेतन्याहू का दिमाग चकरा गया और उधर हमास का डेलीगेट, हमास और अमेरिकन के दरमियान किसी और जगह मुज़ाकरात जारी हैं और मीडिएटर्स जो हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं, अमेरिकन की साइड पे भी, हमास की तरफ से भी, और अरब ममालिक और यूरोप और बाकी लोग। तो और वो किसी भी वक्त मुज़ाकरात जो हैं वो चंद घंटों के अलावा जो है वही शख्सियात, वही रहनुमा, वही टीम्स अमेरिकन के साथ इंगेज हैं। अच्छा, अब ये जो बात है, अब ये बड़ी अजब सी बात है कि किसने किसके साथ क्या किया है, किसके साथ, देखिए ना, अब ये उसने कहा है कि मैं कतर पे फिर हमला करूँगा, दोबारा हमले करूँगा, ये करूँगा, आगे करूँगा, और उसने जो है वो दोबारा धमकी दे दी है, उसने कहा कि दोबारा गज़ा से लोग जो हैं वो फ़लस्तीनी जो है गज़ा से जल्दी बाहर निकलें। उसने कहा नहीं, अगले महीने तक, अब थोड़ी देर पहले कह रहे हो अगले महीने तक का टाइम दे रहा हूँ मैं, और मैं बता रहा हूँ कि छोड़ूंगा नहीं, ये बाहर निकलें सारे। अरब ममालिक सारे जमा हो रहे हैं एक साथ, और यहाँ शदीद प्रेशर डेवलप हो रहा है। देखें ना, एक तो वो चकराया हुआ इस बात पे है कि ये मुज़ाकरात अभी कैसे जा रही हैं, क्योंकि उस तक खबर पहुँच गई है इसराइल में
कि हमास के साथ मुज़ाकरात अपनी जगह जारी हैं। इसीलिए जो कतर के वज़ीर आज़म और वली अहद जो हैं मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी, उन्होंने कहा है कि कतर जो है वो अपना मुज़ाकराती किरदार जारी रखेगा। इसी तरह मिस्र ने कहा है कि इस तमाम हमले के बावजूद हमारा मुज़ाकराती किरदार जारी रहेगा। तो जारी रहेगा नहीं, जारी है, सही, ठीक है, जारी है। तो ये जो है ना, ये मिसाल मतलब देखिए ना, अब अगर हम यहाँ पे लेट्स से के टाइम्स ऑफ इसराइल के कोट कर दें 26, तो इजिप्शियन सोर्सेज से कि कायरो विल कंटिन्यू वाज अ मीडिएशन, ठीक है ना, तो मतलब है कि 26 तो मीडिएशन जारी है, मीडिएशन जारी है। और उसमें आप देखें कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से भी ज़्यादा बात नहीं हुई, कोई कतर की तरफ से शदीद रद्दमल हो रहा है, मुसलमान मुल्कों की तरफ से हो रहा है इसराइल पे, और वो इसराइल जो है, और इस ज़हन में रखें कि ये जो सीरिया है, सीरियन गवर्नमेंट जो है वो उसमें कतर और अरब ममालिक का रोल है और तुर्किया का रोल है जी। उसके बगैर सीरियन गवर्नमेंट अहमद शरा, जिसको ये अपना बड़ा गुडी गुडी कर रहा था इसका नेतन्याहू, तो वो किसी वक्त भी वो फ्रंट खुल गया तो ये बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा किधर गया नेतन्याहू भी, ठीक है। तो ये मुज़ाकरात तो जारी हैं, शख्सियात भी आते हैं। फिर क्या हुआ है वहाँ पर? मिसाइल गिरा है, तो कैसे, कौन सा, कहाँ से आया है, कैसे हुआ है? थार्ड एक्टिव नहीं हुए, थार्ड सिस्टम कतर में लगा था। कतर में अमेरिकन शहरी भी हो सकते थे आसपास, कुछ सिविलियंस भी हो सकते थे, कोई और लोग भी तो हो सकते थे ना आसपास। अगर इतना बड़ा मिसाइल आ रहा है वहाँ से, तो कहीं और लोग भी हो सकते। तो एक्सपर्ट जो हैं अभी तक ज़रा इस बात का जायज़ा ले रहे हैं कि इसराइल का जो ये सिस्टम था वो अंदर ये क्या हुआ है। विथ हार्ट अलर्ट हो जाता, कोई अमेरिकन से कोई सिविलियंस आ जाते बीच में, शहरी जा रहे होते सड़कों पर, कोई गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों, ऐसा तो नहीं हुआ। उनके एयरपोर्ट पे खुले रहे, सारा सिलसिला खुला रहा। तो ये जो इसराइल एक में परेशानी है उनका, आप अगर पढ़ें ना हिब्रू मीडिया और आगे पीछे दाएं बाएं, और फिर वो जो शहादतों के ऊपर एक रवायती एक मतलब वो भी हमें मतलब गम गुस्सा ज़रूर नज़र आ रहा है कतर की तरफ से और अरब ममालिक की तरफ से। मुज़म्मत, शदीद मुज़म्मत, यकजहती सारे करीब हो गए। लेकिन यह है कि वो असल जो बात है ना, मुज़ाकरात जारी हैं जी। असल बात यह है कि वो टीम भी मौजूद है कहीं, सारे रहनुमा। तो फिर ये कौन सी शख्सियात थी जो जिनका इंतकाल हुआ? अच्छा, अब आते हैं, कोई तो कारकुन होंगे, कोई रहनुमा, कोई तो बहरहाल। अच्छा, अभी आते हैं थोड़ी देर में बात वापस इसी तरफ। लेकिन इसी दौरान एक बहुत बड़ा वाक़या पेश आ गया। देखें, इसमें तो अरब, मैंने कहा ना, या कोई तकसीम नहीं है। आज शहबाज शरीफ साहब भी गए हैं, फिर उसके बाद कल यूएई के प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन ज़ायद वहाँ पे थे, फिर वो बहरीन गए, फिर उसके बाद ये ईरान का साथी जो है न्यूक्लियर का माहिदा तय हो गया। साथ ही जो परेशानी है दरमियान में वो नेतन्याहू को है कि क्या हुआ है, क्या कैसे हुआ है। मोसाद मिस्क हिट करके, यानी मिसाइल चलाए तो कहाँ से चलाए, एक्सपर्ट्स को भी समझ नहीं आ रहा, और यहाँ टिप किसने दी है। और ये मुज़ाकरात अपनी जगह जारी हैं सारे, और सारे शिफ्ट भी हो चुके थे। बल्कि एक तो ये तलाया कि ये कतर में ही नहीं थे, ये नहीं कि उस बिल्डिंग में नहीं थे, कतर में नहीं थे। एक ये भी बात चल रही है, कतर से ही मूव कर चुके थे, यानी काफ़ी देर पहले। तो ये अभी डबल ट्रिपल वो जो एजेंसी इसका खेल होता है ना दुनिया भर में, बहुत आगे पीछे दाएं बाएं, तो ये अभी इसमें ये खुलेगी चीज़ सामने कि क्या हुआ क्या है। और नेतन्याहू, कनाडा ने कहा है कि हम ताल्लुकात तोड़ रहे हैं, और इनका जो तो अभी, लेकिन मैं वापस आता हूँ। दूसरा बंदा जो परेशान है और जिनको परेशान होना चाहिए वो है भारतीय सरकार नरेंद्र मोदी की। परेशानी की वजह जो है वो नेपाल है। देखिए, नेपाल जो है ना वो कुछ मुल्क होते हैं जिनके दो ही पड़ोसी होते हैं। ये बड़ा रेयर है दुनिया में, उनकी ज्योग्राफी जो है। मैं एक और अगर मिसाल दूं तो मैं मंगोलिया की दे सकता हूँ कि मंगोलिया जो है उसके दो ही नेबर्स हैं, लैंडलॉक है, और वो फिर थर्ड नेबर्स की तलाश में रहता है। एक नई इस्तिलाह निकली कि थर्ड नेबर। तो थर्ड नेबर ये है कि मतलब ये वो मंगोलिया चंगेज़ खान वाला जी। ये वो मंगोलिया जिसकी अभी ट्राइलेटरल समिट हुई है चंद रोज़ पहले जी। और ये वो मंगोलिया जो पावर ऑफ साइबेरिया 2 जिसके थ्रू पाइपलाइन जा रही है। एससीओ में एक ही ट्राइलेटरल समिट हुई है, प्रेसिडेंट पुतिन, मंगोलिया और शी जिनपिंग। अच्छा, तो ये जो
तो वो थर्ड नेबर्स की तलाश में रहता है। थर्ड नेबर का मतलब ये है कि कोई ऐसा मुल्क जो दो पड़ोसियों से बाहर निकल के वो कुछ करे, मंगोलियंस। सही। तो ये जो है, ये अगर हम मार्च 2018 में चले जाएं तो मंगोलिया के प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने अमेरिका से अपील की थी। फर्स्ट स्लाइड रॉयटर्स, उन्होंने अमेरिका से अपील की थी कि ट्रेड किया जाए ट्रम्प दौर में ही, प्रेसिडेंट ट्रम्प के दौर में ही। सही। रॉयटर्स कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा था मंगोलिया ने कि हमारे साथ ट्रेड की जाए कि डेमोक्रेसी को यहाँ पे हम ज़रा फ़रोग दें, बचाएं आगे पीछे। ठीक है, सही। अब ये अच्छा, उसके बाद 2023 में जॉइंट स्टेटमेंट आई है सेकंड वाइट हाउस की 2023 में। ये कैमिला हैरिस के साथ मुलाकात जब हुई थी, इनके वज़ीर आज़म गए थे मंगोलिया के, तो इस थर्ड नेबर पार्टनरशिप, अब ये थर्ड नेबर का लफ्ज़ ज़हन में रखिएगा, स्ट्रेटेजिक थर्ड नेबर पार्टनरशिप, सेकंड स्लाइड वाइट हाउस, ये लफ्ज़ ज़हन में रखिएगा। थर्ड नेबर का मतलब ये है कि एक मुल्क लैंडलॉक है, वो देख रहा है कि मुझे इधर उधर बाकी मुल्कों से मुझे कोई जो है वो जगह मिले ऐसी जिसके नतीजे में हम आगे बढ़ें। अच्छा, फिर उसके बाद 2023 में ये जंग शुरू होने के बाद ये थर्ड नेबर जो है ना, ये लफ्ज़ स्ट्रेटेजिक थर्ड नेबर पार्टनरशिप, क्योंकि नेबर तो है ही नहीं ना, अमेरिका कहाँ से नेबर हो गया, तो थर्ड नेबर की सलाह वहीं इस्तेमाल होती है लैंडलॉक मुल्क को। फिर उसके बाद ये हुआ कि प्रेसिडेंट मैक्रोन भी वहाँ गए, मंगोलिया का दौरा किया, ये यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद, ठीक है ना, और वो पहले फ्रांस के सदर थे जिन्होंने मंगोलिया का दौरा किया। फ्रांस के पहले सदर थे जिन्होंने मंगोलिया का दौरा किया। आज तक कोई फ्रांस का सदर मंगोलिया नहीं गया था, पहले सदर मैक्रोन थे जो 2023 में मंगोलिया गए।